पिछले कुछ क्लासेस में हम बात कर रहे थे एक्टिनाइड कंपाउंड एक्टिनाइड एलिमेंट्स की और उनके जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके कंपाउंड्स के बारे में, उनकी प्रिपरेशन किस तरह से होती है, उन सब के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि अ, जो फर्स्ट एलिमेंट था हमारा, क्या नाम था उसका, थोरियम। और दूसरा एलिमेंट जो एक्टिनाइड सीरीज का है, प्लूटोनियम, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और कुछ बातें मैंने आपको बताई थी कि किस तरह से प्लूटोनियम जो है वो 3 आइसोटोपिक स्टेट में रहता है, जिसमें से 2 आइसोटोपिक स्टेट 238 और 239 एटॉमिक मास वाली होती हैं, वो ज्यादा स्टेबल होती हैं बजाय 244 प्लूटोनियम के। ठीक है। और सबसे ज्यादा वैसे वैसे देखा जाए तो प्लूटोनियम का जो 238 और प्लूटोनियम का 239 आइसोटोप जो है, इन दो आइसोटोप को ही हमने सबसे ज्यादा प्रिपेयर भी इसी को किया है, सिंथेसाइज भी इसी को किया है। और इसको प्रिपेयर करने के लिए जो मेथड हमने काम में लिया था, या जो साइंटिस्ट थे, सीबॉग और मैकमिलन, कैनेडी, वॉल, इन्होंने जब 1940 के अंदर इसको प्रिपेयर किया था, तो बेसिकली प्रिपेयर किया था यूरेनियम से। ठीक है। तो इन्होंने लिया यूरेनियम, एटॉमिक नंबर होता है 92, और 238 आइसोटोप इन्होंने काम में लिया यूरेनियम का। और इन्होंने क्या किया, ड्यूटेरियम की बॉम्बार्डमेंट इस पर कराई। ड्यूटेरियम जो है वो एक हाइड्रोजन का आइसोटोप है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप आपको देखने को मिलते हैं। हाइड्रोजन, जिसको आप बोलते हैं प्रोटॉन, ठीक है, और एक दूसरा आइसोटोप होता है जिसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, और तीसरा जो आइसोटोप होता है उसको हम बोलते हैं ट्रिटियम। ठीक है। सो इसमें एटॉमिक नंबर तो सबका सेम होता है, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। यहाँ प्रोटॉन का 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2 होता है, ट्रिटियम का 3 होता है। तो हमने यहाँ पे ये जो ड्यूटेरियम है इसका बॉम्बार्डमेंट करवाया यूरेनियम 238 के ऊपर, और इन्होंने क्या बनाया, नेपच्यूनियम। और नेपच्यूनियम होता है यूरेनियम के बाद, मतलब 93। और दो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स बनते हैं, ये जो न्यूट्रॉन है 2 बनते हैं, तो एटॉमिक मास जो है वो सेम रहता है। ठीक है, क्योंकि दो जो चार, और यहाँ पे जो एटॉमिक मास था वो कहाँ चला गया, 2 न्यूट्रॉन्स में चला गया, तो 238। और कुछ समय बाद ये जो नेपच्यूनियम 238 जो बना ड्यूटेरियम के बॉम्बार्डमेंट से, जब इन्होंने यूरेनियम 238 पर बॉम्बार्ड करवाया, ये जो नेपच्यूनियम 238 है, ये कुछ समय बाद, तकरीबन 2.1 डेज के बाद, बीटा डिके करके और प्लूटोनियम 238 में कन्वर्ट हो जाता है। प्लूटोनियम 238 में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में क्या करेगा, बीटा डिके। इसको हम बोलते हैं बीटा डिके, बीटा डिके। ठीक है। सो ये इतने दिन तक बीटा डिके करता रहता है और फिर प्लूटोनियम 238 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से इन्होंने, सीबॉग, कैनेडी और वॉल ने इस प्लूटोनियम को सिंथेसाइज किया था। इसको दूसरे तरीके से भी हम सिंथेसाइज कर सकते हैं कि यूरेनियम 238 लें हम, 92 यूरेनियम 238, और इस पर हम क्या करेंगे, स्लो मूविंग मतलब धीमे रफ्तार से, और न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डमेंट करवा देंगे इस पर। ठीक है। तो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को बॉम्बार्ड करवाएंगे इसके ऊपर, तो यहाँ पे क्या होगा, नहीं, ये तो 92 ही रहेगा क्योंकि इसका 0 है, तो ये यूरेनियम का ही एक दूसरा आइसोटोप बन जाएगा 239। अब ये जो 239 बना है, और साथ में क्या होता है, गामा डिके होता है, गामा जो रेज हैं वो भी निकलती हैं। अब गामा रेज का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं, ये भी 0, ये भी 0, इस तरह का, इसको गामा रेज बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई और इनमें चेंज नहीं आता। ठीक है। और ये जो बना है यूरेनियम 239, ये क्या करेगा, ये फर्दर कुछ देर के बाद, तकरीबन 24-25 मिनट में, है ना, तकरीबन 24 to 25 मिनट्स में क्या करेगा, ये
इसको ऐसे लिख देते हैं 24 to 25 मिनट्स में डिके करेगा बीटा डिके। और बीटा डिके करेगा तो आपको पता है बीटा डिके होता है माइनस ये, और अगर ऐसा हुआ तो यूरेनियम किसमें कन्वर्ट हो गया, 92 है ना, 93 नेपच्यूनियम में कन्वर्ट हो गया, नेपच्यूनियम में कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है 93 और ये रहता है 239। और ये जो नेपच्यूनियम 239, अच्छा देखो यहाँ देखो, ये जो था वो 238 नेपच्यूनियम का आइसोटोप था, यहाँ पे जो आइसोटोप बना है वो 239 का बना है। तो यहाँ पे ये भी क्या करता है, ये भी करीब करीब 2.1 डेज में बीटा डिके करेगा। बीटा डिके, इसको हम बीटा डिके बोलते हैं ना, मैंने अभी आपको बताया बीटा डिके करेगा और साथ में किस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बीटा डिके किया है तो यहाँ पे 93 से 94 मतलब प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा और 239। तो ये हमने दो आइसोटोप इसके देखे, एक आइसोटोप हमने देखा 239 का और एक आइसोटोप हमने देखा 238 का। तो ये प्लूटोनियम 238 और यहाँ पे प्लूटोनियम 239, इन दोनों को हम यूरेनियम 238 से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक को हम प्रिपेयर कर सकते हैं जो ड्यूटेरियम है उसके बॉम्बार्डमेंट से, और दूसरे को प्रिपेयर कर सकते हैं ये जो हमने स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स लिए हैं इसके बॉम्बार्डमेंट से। ठीक है, तो इस तरह से प्लूटोनियम के दोनों आइसोटोप्स हम प्रिपेयर करते हैं जो सबसे ज्यादा सिंथेसाइज किए गए थे। अब अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें कि सब जो प्लूटोनियम है वो कैसा होता है, तो व्हाइट सिल्वरी मेटल होता है, इसकी 6 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं। इट एग्जिस्ट इन 6 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, ठीक है ना। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एलोट्रॉपिक फॉर्म्स क्या होती हैं, है ना, वहाँ पे स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट हो जाता है, बाकी की जो मेटल है वो वही रहता है। जैसे कार्बन जो है वो कई सारे एलोट्रॉप्स में मिलता है आपको, है ना, ग्रेफाइट भी है तो डायमंड भी है, कोल भी है। तो इस तरह से ये 6 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर इसके होते हैं और उनकी डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी होती है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट डेंसिटी, इन दोनों के बेस पर यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, ये 6 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स मिलते हैं। और ये एलोट्रॉपिक फॉर्म्स क्या कहलाते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, डेल्टा डैश और एप्सिलन। तो इस तरह से ये 6 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं और इनकी अलग अलग, मैंने अब जैसे आपको बताया कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होती है और ज्योमेट्री जो है वो डिफरेंट होती है, जिसकी बेसिस पर हमने इसको, अभी इनको ज्यादा डिटेल में उस तरह से नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि हम यहाँ पर इनके ज्यादा डिटेल इसकी नहीं ले रहे। सो ये इसकी 6 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है। इन सभी फॉर्म्स में अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो अल्फा फॉर्म है, ये जो अल्फा फॉर्म है ये रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करती है और ये अल्फा फॉर्म जो है वो हार्ड होता है और ब्रिटल नेचर का होता है। ब्रिटल नेचर, ब्रिटल मतलब जो भंगुरशील, भंगुरशील का मतलब जैसे कि अगर आप नमक का बड़ा एक डला लो, है ना, और उसके ऊपर क्या करो, हैमर से वार कर दो, ये आपने हैमर ले लिया और इस पे वार करो तो ये क्या होता है, ये बिखर जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी रखने वाले सब्सटेंसेस होते हैं जिन पर प्रेशर अगर ऊपर से लगाया जाए या फोर्स लगाया जाए और वो बिखर जाए तो उसे हम बोलते हैं भंगुरता या ब्रिटलनेस। तो ये ब्रिटल होता है, हार्ड होता है, पुअर कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इसका 640 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो तकरीबन 32 to 8 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। और जैसे कि आपको पता है कि एक्टिनाइड हो या लेंथेनाइड हो, ये एक्टिनाइड्स बल्कि और ज्यादा हाईली क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव। तो हाईली रिएक्टिव है मतलब कि अगर एटमॉस्फेयर में अगर आप इसको खुला छोड़ते हो या एयर की प्रेजेंस में खुला छोड़ते हो तो ये बहुत जल्दी टर्निश हो जाते हैं या इनके ऊपर एक धुंधली लेयर ऑक्साइड्स की आ जाती है। ठीक है, अगर आप इन पर
एसिड्स का अटैक देखो, तो एसिड्स का अटैक इन पर बिल्कुल होता है, लेकिन जो एल्कलीज होती हैं उनका अटैक नहीं होता। मतलब एसिड्स के साथ में तो ये रिएक्शन करते हैं, लेकिन जो एल्कलीज होती हैं उन एल्कलीज के साथ में ये रिएक्शन नहीं करते। ठीक है। और कुछ जो नॉन मेटल्स हैं उनके साथ में अगर आप इनकी रिएक्शन देखो, जैसे कि अगर आप हेलोजन्स के साथ में इनकी रिएक्शन देखो तो ये हैलाइड्स फॉर्म करते हैं। कार्बन्स के साथ में देखो तो कार्बाइड्स फॉर्म करेंगे। नाइट्रोजन के साथ में देखोगे तो नाइट्राइड्स फॉर्म करेंगे। ठीक है ना। और इसी तरह से सिलिकॉन्स के साथ में आकर देखोगे तो सिलिसाइड फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से हैलाइड फॉर्म करते हैं, कार्बाइड फॉर्म करते हैं, नाइट्राइड फॉर्म करते हैं और सिलिसाइड फॉर्म करते हैं। इनके साथ में ये इजीली रिएक्शंस शो करते हैं। अगर आप इनके यूजेस की बात करो तो प्लूटोनियम 239 जो है, प्लूटोनियम 239 जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब, उसको बनाने में या न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जब हम एनर्जी बनाते हैं तो वहां पे प्लूटोनियम का जो 239 आइसोटोप है उसको हम यूज करते हैं। ठीक है। और जो 238 प्लूटोनियम का आइसोटोप है, 238, इसको हम न्यूक्लियर बैटरीज में यूज करते हैं। न्यूक्लियर बैटरीज, जो सेल बनाते हैं ना न्यूक्लियर बैटरीज, तो वो बनाते हैं हम इस प्लूटोनियम 238 से। अच्छा, ये न्यूक्लियर बैटरीज कहाँ काम आती हैं? ये काम आती हैं जब हम स्पेस में कुछ प्रॉप के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को जब भेजते हैं, वहां पे जो हमें पावर की जरूरत होती है, वहां पे हम न्यूक्लियर बैटरीज बनाने में, क्योंकि इसका छोटा सा अमाउंट जो है वो काफी ज्यादा दिनों तक और आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी तरह से प्लूटोनियम 230 जो है वो भी इसका एक आइसोटोप होता है। जैसे मैंने आपको बताया था इसके 20 आइसोटोप होते हैं, उसमें एक आइसोटोप होता है प्लूटोनियम 230। ये प्लूटोनियम 30 पहले पेस मेकर्स में, जो पेस मेकर होते हैं, पेस मेकर क्या होता है? पेस मेकर लगता है आपका हार्ट में। ठीक है ना। हार्ट अगर सही से फंक्शन नहीं करता है तो उसमें एक छोटा सा डिवाइस लगा देते हैं डॉक्टर, सर्जरी करके, पेस मेकर उसको बोलते हैं। तो वो पेस मेकर जो है वो बैटरी से चलता है। तो वहां पे पहले हम क्या करते थे, इस प्लूटोनियम 238 जो आइसोटोप है इसको यूज करते थे उन बैटरीज को बनाने में जो पेस मेकर में लगती थी। ठीक है। बट क्योंकि अब रेडियो एक्टिव होता है, लेकिन और कोई चारा नहीं था, क्योंकि आपको पता है हार्ट बहुत ज्यादा काम करता है, तो एनर्जी की जरूरत होगी, तो इसीलिए इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हम पहले काम में लेते थे। अब हम कुछ और काम में लेते हैं, अब वो मुझे नहीं मालूम कि क्या काम में लेते हैं, बट पहले हम इसको काम में लिया करते थे। प्लूटोनियम के बहुत सारे कंपाउंड्स जो हैं वो हमें मालूम है। ठीक है ना। बहुत सारे कंपाउंड्स ये बनाता है, और ज्यादातर कंपाउंड जो बनाता है वो कौन से बनाता है? ये ऑक्साइड्स फॉर्म करता है। अब ये ऑक्साइड कैसा हो सकता है? ये ऑक्साइड इस तरह का हो सकता है, प्लूटोनियम का मोनो ऑक्साइड बना सकता है, या फिर ये क्या कर सकता है कि डाई प्लूटोनियम ट्राईऑक्साइड फॉर्म कर सकता है, या फिर प्लूटोनियम का डाइऑक्साइड बनाता है। इन सब में देखो तो प्लूटोनियम का ये जो डाइऑक्साइड है ये सबसे ज्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है। इन तीनों ऑक्साइड्स में ये सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड यहाँ पर है। और इसको अगर आप बनाने का देखो तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अगर जो प्लूटोनियम मेटल है इसको अगर आप 1000 डिग्री पर गर्म करो, 1000 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप इसको गर्म करते हो, तो ये जो प्लूटोनियम का डाइऑक्साइड है ये प्रिपेयर हो जाता है। और इसको हम बहुत सारे कंपाउंड्स को बनाने में इसको हम यूज करते हैं। इसका काफी ज्यादा क्या है? सिंथेटिक यूज है, सिंथेटिक यूज है। बहुत सारे कंपाउंड्स हम इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऑक्साइड्स बनाता है, और क्या बनाता है? और ये बनाता है हैलाइड्स। हैलाइड्स फॉर्म करता है। तो हैलाइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हैलाइड बनाने के लिए हम ये जो प्लूटोनियम का जो अभी आपने ऑक्साइड काम में लिया था ना, यही ऑक्साइड ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ। ठीक है। या हाइड्रोजन हैलाइड कोई भी ले लो, HCl ले लो, HF ले लो, HBr ले लो, तो हाइड्रोजन का हैलाइड होना चाहिए। तो वो हम हाइड्रोजन की प्रेजेंस में और इसको 500 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो ये जो प्लूटोनियम है ये ऑक्साइड हट जाएगा, और जो फ्लोराइड ज्यादा रिएक्टिव होता है इस ऑक्सीजन से, वो इस प्लूटोनियम के साथ में क्या कर लेगा? प्लूटोनियम का ट्राईफ्लोराइड फॉर्म कर देगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। तो ये जो ट्राईफ्लोराइड बना है प्लूटोनियम का, ये हमें मिल जाता है। इसी तरह से ये प्लूटोनियम के हेक्साफ्लोराइड्स भी बनाता है, और हेक्साफ्लोराइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम बनाने के लिए उसको कर रहे हैं कि जो प्लूटोनियम 4+ के जो सॉल्ट्स होते हैं,
क्योंकि आपको पता है कि जो भी एक्टिनाइड और लेंथेनाइड्स होते हैं इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो ये +2 भी करता है, +3 भी करता है, +4 भी करता है, +5, है ना। तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, इसके साथ में कोई एल्कली मेटल का फ्लोराइड ले लेते हैं। एल्कली मेटल जैसे कि पोटेशियम, एल्कली मेटल जैसे कि सोडियम, तो सोडियम या पोटेशियम का फ्लोराइड आप ले लोगे और उसके साथ में इसको ट्रीट करा दोगे। जब आप इसके साथ में ट्रीट कराओगे, क्योंकि आपको पता है कि ये 4+ है, तो यहाँ पे 4 इसके मॉलिक्यूल्स काम आ जाएंगे, तो ये प्लूटोनियम क्या कर लेगा, टेट्राफ्लोराइड बना लेगा। और ये जो टेट्राफ्लोराइड बना है, ये फर्दर फ्लोरीन की प्रेजेंस में क्या करेगा, प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये टेट्राफ्लोराइड भी बनाता है, ट्राइफ्लोराइड भी बनाता है और हेक्साफ्लोराइड्स भी फॉर्म करता है। तो इस तरह से हैलाइड्स भी बनाता है और ये बनाते हैं हाइड्राइड्स। जो प्लूटोनियम है उसके बनते हैं हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स वो होते हैं जो मेटल के साथ में हाइड्रोजन अटैच होता है, उसको हम हाइड्राइड्स बोलते हैं। तो ये हाइड्राइड्स बनाएगा और इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेम वही कि प्लूटोनियम लोगे और प्लूटोनियम को आप हाइड्रोजन के साथ में और गर्म कर दोगे, ठीक है। और जब आप इसको गर्म करोगे तो प्लूटोनियम जो है वो हाइड्राइड में बन जाता है। और आपको मालूम है कि चाहे वो एक्टिनाइड सीरीज हो चाहे लेंथेनाइड सीरीज हो, इनकी 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पे जो हाइड्राइड बनेगा, ये हाइड्राइड भी किस में बन रहा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बन रहा है। यहाँ पे जो हमने हैलाइड बनाया था, तो पहले ये जो प्लूटोनियम का ट्राइफ्लोराइड बनाया था वो भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। तो इस तरह से कई सारे कंपाउंड्स हैं जो प्लूटोनियम फॉर्म करता है, ऑक्साइड्स की फॉर्म में, हैलाइड्स की फॉर्म में, हाइड्राइड्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारे पास जो प्लूटोनियम था उसकी कहानी इतनी ही थी। दूसरा जो एक और एलिमेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और उसे हम बोलते हैं यूरेनियम। ये जो यूरेनियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 92, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम इस पर बात करें तो इसको डिस्कवर करने वाले का नाम था क्लैपरॉथ। क्लैपरॉथ ने इनको 1789 में, और जो पिच ब्लेंड नाम का एक ओर था, उस पिच ब्लेंड नाम के ओर से इसको एक्सट्रैक्ट किया था, जिसको हम बोलते हैं U3O8। इसको हम यूरेनाइट भी बोलते हैं। ये पिच ब्लेंड भी है इसका नाम और यूरेनाइट भी है, U3O8, ठीक है। इससे इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, 1789 में इसको अलग किया था। और मेटेलिक यूरेनियम अगर हम बात करें तो मेटालिक जो यूरेनियम है उसको बनाने का श्रेय क्लैपरॉथ को नहीं है, यहाँ तो डिस्कवरी हुई थी सिर्फ। अगर मेटेलिक यूरेनियम की बात करें तो वो सबसे पहले जो बनाया था वो बनाया था बैलीगॉट ने, है ना, 1840 में जाकर के, ठीक है। और इन्होंने बनाया कैसे था कि यूरेनियम का टेट्राक्लोराइड जो था उसकी रिएक्शन करवाई थी इन्होंने पोटेशियम के साथ, और जब पोटेशियम के साथ 4 पोटेशियम के साथ इसकी रिएक्शन करवाई तो ये यहाँ पे बन गया था KCl और ये बन गया था यूरेनियम, ठीक है। तो ये मेटालिक यूरेनियम सबसे पहले बैलीगॉट ने 1840 के अंदर फॉर्म किया, जबकि डिस्कवर जो किया था, डिस्कवर वो डिस्कवरी की थी क्लैपरॉथ ने 1789 में। और ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, ये आपको पता है, या सॉरी एलिमेंट होता है। और इसकी रेडियो एक्टिविटी को अगर हम बात करें कि रेडियो एक्टिविटी ये रखता है या नहीं रखता है, इसके बारे में सबसे पहले जो बताया वो बताया था बैकरल ने, ठीक है ना, 1895, ठीक है। तो यहाँ पे यूरेनियम के साथ में 3 चीजें हैं। सबसे पहले तो इसकी डिस्कवरी किसने की, तो क्लैपरॉथ ने 1789 में। मेटालिक यूरेनियम को सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किसने किया, तो बैलीगॉट ने 1840 में। और रेडियो एक्टिविटी के बारे में कौन बताया कि ये यूरेनियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं या रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, वो बताया था बैकरल ने। कब बताया, 1895 में। तो इस तरह से
जो यूरेनियम है वो भी काफी ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है और कंबाइंड स्टेट में कुछ रेयर मिनरल्स में जो अर्थ क्रस्ट है उसमें हमें मिल जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि यूरेनियम तक जो एलिमेंट्स होते हैं एक्टिनाइड के वो तो नेचुरल अकरिंग है, मतलब कि नेचर में प्रेजेंट है, और उसके बाद में जो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स हैं वो सब मैन मेड हैं, आर्टिफिशियल हैं, जिनको हमने लेबोरेटरी में बनाया है। ठीक है ना। सो इसके जो मिनरल्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं। अब कई सारे मिनरल्स हैं इस यूरेनियम के, जैसे कि एक मैंने अभी आपको ऊपर बताया था पिच ब्लेंड, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर जो यूरेनियम अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो इस पिच ब्लेंड से ही करते हो, जिसको आप यूरेनाइट भी बोलते हो, है ना। और इसका फार्मूला जो है वो U3O8 होता है। इसी तरह से एक होता है इसका कार्नोटाइट, ये भी इसका एक और है। अब ये मिक्सचर है, पोटेशियम ऑक्साइड भी इसमें होता है, यूरेनियम ऑक्साइड भी इसमें जो है होता है, वैनेडियम ऑक्साइड जो है वो भी इसमें होता है, और वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी इसमें होता है। तो इस तरह से ये कार्नोटाइट है। इसी तरह से एक होता है आपका कैल्शियम कार्नोटाइट, कैल्शियम कार्नोटाइट। अब कैल्शियम कार्नोटाइट और इसमें क्या अंतर है कि ये पोटेशियम जो है, इस पोटेशियम की जगह यहाँ पर कैल्शियम का ऑक्साइड हो जाता है और बाकी का जो है सेम रहता है, इस तरह से। ठीक है ना। तो ये कैल्शियम कार्नोटाइट हो या पोटेशियम कार्नोटाइट, जिसको हम सिंपल कार्नोटाइट बोलते हैं, तो वो भी इसका एक ओर है। तो इस तरह से कई सारे ओर्स हैं, और भी कई सारे ओर्स हैं, उनसे हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जो मेन एक्सट्रैक्ट करने वाला या मेन एक्सट्रैक्ट करने के लिए जिसे हम काम में लेते हैं वो है पिच ब्लेंड। तो अब हम इसकी एक्सट्रैक्शन देखेंगे कि इस पिच ब्लेंड से इसको हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करें तो पिच ब्लेंड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। और ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में आपको पता है कि एक स्लोप होता है, इसमें रिपल्स लगे है ना, रिपल्स होते हैं, है ना। और जब हम इसको पानी के साथ में हाई प्रेशर से इस क्रश्ड, पहले इसको क्रश कर लेते हैं, क्रश किया हुआ जो पाउडर है उसको जब आप उसमें तेज धार पानी के साथ में जब आप इसको वॉश करते हो तो वो हैवी मेटल का जो ओर है वो इन रिपल्स के अंदर क्या हो जाता है, फंस जाता है ना। और वो जो हल्की जो इम्प्योरिटीज हैं, जो सैंड पार्टिकल्स है, वो पानी के साथ में घुल करके नीचे चली जाती है, फिर बाद में इसको यहाँ से अलग कर लेते हैं। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आपको क्या मिल जाता है, जो पिच ब्लेंड है ये मिल जाता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें मालूम है कि इस यूरेनाइट में U3O8 जो हमारे पास में है, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट हैं। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब हमारा दूसरा प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ U3O8। तो U3O8 का प्रिपरेशन करेंगे तो इसको हम क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं। प्रिपरेशन है, हम क्या करेंगे, इसको रोस्ट करेंगे। और रोस्ट कैसे करेंगे, वही रेवर्बेरेटरी जो फर्नेंस है, वो रेवर्बेरेटरी फर्नेंस लेते हैं और एयर की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एयर इसको आप गर्म करते हो, स्ट्रांगली हीट आप करते हो। और जब आप स्ट्रांगली हीट करोगे तो जो भी यूरेनियम वहां प्रेजेंट होगा वो इस एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उसके साथ में मिलकर के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा थोड़ा बहुत। और साथ में जो इम्प्योरिटीज होंगी, वैसे तो ये U3O8 में ही होता है, लेकिन अगर किसी दूसरे फॉर्म में भी है तो वहां पे स्ट्रांगली हीट करने पर ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसमें सल्फर की इम्प्योरिटीज हैं, या आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज हैं, या टिन की इम्प्योरिटीज हैं, या एंटीमनी की इम्प्योरिटीज हैं, ये सब भी इस ऑक्सीजन के साथ में, ये जो हमने स्ट्रांगली हीट किया है, इस ऑक्सीजन के साथ में क्या बना लेते हैं, इन मेटल के ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा, या आर्सेनिक ऑक्साइड बना लेगा, एंटीमनी ऑक्साइड बना लेगा, या टिन ऑक्साइड बना लेगा। और ये वॉलेटाइल होते हैं, वॉलेटाइल वॉलेटाइल। तो ये क्या होते हैं, ये जो ऑक्साइड्स बनेंगे वो उड़ जाते हैं। ठीक है। और क्या बचता है हमारे पास, सिर्फ U3O8 यूरेनाइट जो है वो हमें यहाँ पे मिलता है। तो ये हम
दूसरा प्रोसेस जो हमारा प्रिपरेशन का है वो हम करते हैं। ठीक है, अब भी हमारे पास ये जो U3O8 है ये इम्प्योर है, ठीक है, और अभी भी हमने इसको प्योर फॉर्म में नहीं लिया है। तो आगे जब हम रोस्टिंग कर लेते हैं, रोस्टिंग करने के बाद में कुछ और प्रोसेसेस भी इसके ऊपर हम करते हैं, तो हमारे पास होता है रोस्टेड ओर। ठीक है ना, ये रोस्टेड ओर। अब इस रोस्टेड ओर के साथ में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ में डाइजेस्ट करते हैं, और किसकी प्रेजेंस में, MnO2 की प्रेजेंस में। इसकी प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, MnO2 की प्रेजेंस में डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। और जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो बेसिकली होगा क्या, डाइल्यूट H2SO4 में कुछ चीज तो घुल जाएंगी और कुछ चीज नहीं घुलेंगी। तो जो चीज नहीं घुलेंगी, जो इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल, वो क्या होंगे, वो होंगे कुछ सल्फेट्स। किसके, क्योंकि हमने H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराई है, इसका सल्फेट जो है वो, इसमें जो इम्प्योरिटीज हैं, कैसी, चाहे वो बेरियम की इम्प्योरिटीज हो, चाहे वहां पे लेड की इम्प्योरिटीज हो, या फिर हमारे पास में रेडॉन की इम्प्योरिटीज हो, या कोई दूसरा मेटल यहाँ पे प्रेजेंट हो, उनकी जो सल्फेट्स हैं वो सल्फेट बन जाएंगे, और वो सल्फेट क्या होते हैं, वो इंसॉल्युबल होते हैं इसमें। ठीक है, और जो सॉल्युबल होते हैं, वो सॉल्युबल क्या है, वो है हमारे पास जो यूरेनाइल है उसका सल्फेट। ये यूरेनाइल काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये एक यूरेनाइल सॉल्ट बनाता है, ये यूरेनाइल, ठीक है ना। तो इसके साथ में ये एक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जो ऑक्सीजन है, यूरेनाइल ये ऑक्साइड है एक्चुअली इसका, ठीक है ना, यूरेनाइल, तो वो उसके साथ में सल्फेट के साथ में यूरेनाइल सल्फेट फॉर्म कर देता है, जो कि सॉल्युबल होता है इस H2SO4 में। अब इसको छान करके अलग कर देते हैं, तो जो इंसॉल्युबल पार्ट, जो आपका मैटर था, जो आपके बेरियम, लेड और रेडॉन के जो सल्फेट्स थे वो अलग हो जाते हैं, और अब हमारे पास जो ये जो सॉल्युबल यूरेनाइल सल्फेट है ये बचता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ट्रीट कराएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ में ट्रीट कराते हैं। ठीक है ना, ट्रीट विद सोडियम कार्बोनेट। जब आप इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ में करवाओगे तो एक दूसरा सॉल्ट देगा, ये सोडियम इस यूरेनाइल के साथ में अटैच होकर के और बनाएगा सोडियम यूरेनाइल कार्बोनेट। ठीक है ना, तो सोडियम यूरेनाइल कार्बोनेट फॉर्म करता है, इसको लिख दो आप, सोडियम यूरेनाइल कार्बोनेट। ठीक है, ये फॉर्म करता है। अब अभी देखो, अभी हमें वो नहीं मिला जो हमें चाहिए था, क्या प्योर फॉर्म में, क्या हो रहा है, प्योर फॉर्म में U3O8 जो है वो नहीं मिला है। ठीक है, तो हम वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये हमें मिल गया सोडियम यूरेनाइल कार्बोनेट। और अब हम इस यूरेनाइल कार्बोनेट जो सोडियम का है, इसको आप क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ में ट्रीट कराओगे, और साथ में पास करोगे H2S गैस। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा होगा, जब हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं रेडिकल्स का, तो वहां पे भी कुछ इसी तरीके का HCl के साथ में ट्रीट कराते हैं फर्स्ट ग्रुप के साथ में, फिर दूसरे ग्रुप के साथ में कराने के लिए H2 से पास करते हैं, तो वो सल्फाइड के फॉर्म में अलग हो जाते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर भी क्या होगा, सेम उसी तरह का प्रोसीजर हो रहा है। तो एक यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट बनेगा, जो इनसॉल्युबल है, जब आप इस सोडियम यूरेनाइल कार्बोनेट में HCl डाल करके H2S गैस पास करोगे, तो एक प्रेसिपिटेट बनेगा, और वो प्रेसिपिटेट किसका होगा, इसमें जो प्रेजेंट हैं कॉपर, लेड, इनके सल्फाइड्स बन जाएंगे, सल्फाइड्स। क्योंकि ये जो H2S है ये अपना सल्फाइड आयन दे देगा, और ये यहाँ पर क्या बना लेगा, CuS या PbS, इस तरह से इनके सल्फाइड्स अलग हो जाएंगे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। और जो सॉल्युबल होगा वो क्या होगा, वो इस क्लोराइड के साथ में क्या बना लेगा, यूरेनाइल
क्लोराइड फॉर्म कर देगा। अब देखो ये UO2 जो है वो 2+ फॉर्म में है, तो आपको समझ गए होंगे Cl के पास में माइनस होता है, तो इसलिए ये बन गया है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि ये पूरा आयन है, यूरेनाइल आयन। तो ये यूरेनाइल क्लोराइड जो है वो फॉर्म कर देता है। नाउ अब आप क्या करोगे, अब आप इसको ट्रीट कराओगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अगर आपको याद है, मैं अभी रेडिकल्स की बात कर रहा था और वहां पे जब थर्ड ग्रुप का हम करते हैं तो उसका नेक्स्ट स्टेप यही होता है, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करा, आप क्या करोगे, इसको ट्रीट कराओगे। तो जब आप इसको ट्रीट कराओगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा अमोनियम अमोनियम डाईयूरेट। ये अमोनियम डाईयूरेट बन गया, अमोनियम डाईयूरेट, यूरेनेट सॉरी, ये अमोनियम डाईयूरेनेट फॉर्म हो जाता है, यूरेनेट ये फॉर्म हो जाता है। अब आप इसको अगर आप स्ट्रांगली हीट कर दो, स्ट्रांगली हीट, कहां पे, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में अब आप इसको स्ट्रांगली हीट करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये U3O8 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और हमारा ये जो प्रोसेस है जिसमें हम U3O8 यूरेनाइट बना रहे थे, वो यहाँ पे सेकंड जो स्टेप था वो कंप्लीट हो जाता है। तो पहले स्टेप में हमने कंसंट्रेशन किया ओर का, जो हमारे पास फिश ब्लेंड था, और दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, उसकी सबसे पहले रोस्टिंग की, और रोस्टिंग करने के बाद में जो वॉलेटाइल इंप्योरिटीज थी, उन वॉलेटाइल इंप्योरिटीज को अलग कर दिया, और फिर ये जो रोस्टेड ओर है इसके साथ में हमने क्या किया, इसको ट्रीट किया अलग अलग प्रोसेसेस को अपना करके, और फिर हम यहाँ पे जो भी इम्प्योरिटीज इसमें थी उनको अलग करके, और U3O8 यूरेनाइट में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो यूरेनाइट आपके पास में प्रेजेंट है, ये वाला, ठीक है, अब हम इससे क्या करेंगे, इसका हम करेंगे ऑक्सीजन, इसका रिड्यूस। तो थर्ड स्टेप जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ U3O8, ठीक है। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे। अब रिड्यूस करने के हमारे पास में, आपने जब मेटलर्जिकल प्रोसेसेस पढ़े थे तो मैंने वहां पर आपको बताया था आप कई सारे प्रोसेसेस से रिडक्शन कर सकते हो। जैसे कि हम एक कर सकते हैं कार्बन के थ्रू, कि हम इसको क्या करेंगे, कार्बन की प्रेजेंस में गर्म करेंगे, ठीक है। तो ये U3O8 आपने ले लिया, कार्बन ले लिया, सॉरी कार्बन ले लिया, और इस कार्बन को आपने क्या किया, स्ट्रांगली हीट किया। वो करते हैं हम इलेक्ट्रिक फर्नेस में, इलेक्ट्रिक फर्नेस, एक बिजली की भट्टी होती है, उस भट्टी में कार्बन के साथ में इसको आप गर्म करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, कार्बन के साथ में जुड़ करके क्या बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। और जो यूरेनियम है वो यूरेनियम अलग हो जाएगा। तो ये रिडक्शन हो गया ऑक्सीजन का रिमूवल, तो ये रिडक्शन आप कर सकते हो। दूसरा रिडक्शन आप कर सकते हो अगर आप हाइड्रोजन के थ्रू इसको रिड्यूस करो, हाइड्रोजन बाय हाइड्रोजन। तो देखो हाइड्रोजन का ऐड होना भी क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन की वजह से अगर ऑक्सीजन हट जाए तो ऑक्सीजन का हटना भी रिडक्शन कहलाता है। तो हम हाइड्रोजन के साथ में गर्म करेंगे, ये लेंगे हम U3O8, और इसको क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ में गर्म करेंगे। जब आप हाइड्रोजन के साथ में इसको गर्म करोगे तो ये इतना ज्यादा जो ऑक्साइड यहाँ प्रेजेंट है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सबसे पहले तो लोअर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बना लेगा, ये कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे ये जो UO2 जो लोअर ऑक्साइड हमें मिला है, यूरेनियम डाइऑक्साइड, ये दो तरीके से यूरेनियम में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। इसका पहला तरीका क्या है, फर्स्ट प्रोसेस, और ये इधर सेकेंड। पहले उसमें हम क्या करेंगे, इसको फर्दर जो हाइड्रोजन के साथ में ही हम इसको
और स्ट्रांगली हीट करेंगे तकरीबन 2500 डिग्री सेल्सियस। तो फर्दर ये क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के साथ इसको भी यहाँ से रिमूव करके और वाटर फॉर्म कर देगा और जो यूरेनियम है उसको अलग कर। दूसरा प्रोसेस क्या है कि अगर हम इसको हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ में गर्म करें, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड हमने लिया और उसके साथ में हम गर्म करते हैं तो यूरेनियम जो है वो टेट्रा फ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो ऑक्सीजन निकला है वो इस हाइड्रोजन के साथ में वाटर बना लेगा। तो फ्लोराइड जुड़ गया यूरेनियम से और हाइड्रोजन जुड़ गई ऑक्सीजन से। तो इस तरह से ये हमारे पास में मिल गया। अब ये जो हमें यूरेनियम का टेट्राफ्लोराइड मिला है इसको हम गर्म करते हैं कैल्शियम के साथ, ठीक है ना, या फिर मैग्नीशियम, या तो कैल्शियम ले लो या मैग्नीशियम के साथ में अब आप इसको हीट करो तो ये क्या करेगा, या तो कैल्शियम का क्या बना लेगा, फ्लोराइड बना लेगा, या फिर मैग्नीशियम अगर आपने लिया है तो मैग्नीशियम का फ्लोराइड बना लेगा। और साथ में जब ये फ्लोराइड अलग हो गया तो हमें क्या मिला, ये यूरेनियम फॉर्म। तो इस तरह से अलग अलग प्रोसेसेस से हमने क्या ले लिए, यूरेनियम को बना लिया। ठीक है, एक और प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसका रिडक्शन कर सकते हैं। अब वो क्या है, थर्ड, वो है बाय एल्यूमिनो थर्मिक प्रोसेस। आपको याद होगा मैंने एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस बताया था। कैसे बताया था, बताया था कि आपको इस तरीके का एक क्या लोगे, एक बॉम्ब आप लेते हो, यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप फ्लोर स्पार से इसको, ये सारा का सारा फ्लोर स्पार जो कैल्शियम फ्लोराइड है वो हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, इसको हम फ्लोर स्पार बोलते हैं जो हीट एब्जॉर्बर का काम करता है बेसिकली। ठीक है, ये सारा का सारा वही फ्लोर स्पार होता है और यहाँ पे हम, अच्छा मैंने थोड़ा इधर बना दिया, ये पूरा का पूरा फ्लोर स्पार ये यहाँ तक, ठीक है ना, ये सारा का सारा फ्लोर स्पार है इस तरह से। ठीक है, और ये यहाँ पर हम एक रॉड लेते हैं। अब ये रॉड किसकी बनी हुई है, ये रॉड बनी हुई है आपकी थर्माइट की। ठीक, ये थर्माइट की रॉड बनी हुई है और थर्माइट क्या होगा, थर्माइट होगा कि जो भी हमारे पास में ये जो U3O8 और साथ में एल्यूमिनियम, इसको हम बोलते हैं थर्माइट, मेटल का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम इन ये थर्माइट, सॉरी थर्माइट, इन दोनों का जो मिक्सचर है उसको हम थर्माइट बोलेंगे। तो ये हम थर्माइट ये ले लेते हैं। ठीक है, और यहां पर क्या करते हैं, मैं भी ये सारा फ्लोर स्पार, यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर लेते हैं हम स्टार्टर। ये जो हम ले रहे हैं वो क्या है, स्टार्टर। और स्टार्टर के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो क्या होता है, वो होता है बेरियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम का पाउडर। बेरियम ऑक्साइड और ये मैग्नीशियम का पाउडर, और इससे क्या होता है, इससे यहाँ पे हम मैग्नीशियम की एक वायर निकाल देते हैं, वायर ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, अब इसको यहाँ से इग्नाइट करते हैं। जैसे ही आप इसको यहाँ से जलाओगे तो ये जल के, जैसे आप बॉम्ब चलाते हो दिवाली पे तो ये जलता जाएगा जलता जाएगा जलता जाएगा और यहाँ पर ये स्टार्टर पर आकर के ब्लास्ट होगा। और जैसे ही ब्लास्ट होगा तो इतनी एनर्जी निकलेगी, ये एनर्जी पूरी की पूरी कहाँ जाएगी, यहाँ। और क्योंकि ये यहाँ एनर्जी को कंजर्व कर लेगा, क्योंकि ये जो फ्लोर स्पार हमने लिया है, फ्लोर स्पार ये एनर्जी को बाहर नहीं निकलने देगा, इसी में ट्रैप कर देगा। तो ये जो हमने यहाँ थर्माइट लिया है एल्यूमिनियम और यूरेनियम ऑक्साइड का, इसको क्या कर देगा, ये मेल्ट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे रिएक्शन ये होगी कि यूरेनियम का जो ऑक्साइड हमारे पास में है और हमने एल्यूमिनियम जो थर्माइट लिया है, ये हाई एनर्जी जो हमने यहाँ पर इसको ब्लास्ट करके एनर्जी प्रोवाइड की है, इससे यूरेनियम में इसको कन्वर्ट कर देगा और एल्यूमिनियम जो है खुद उस ऑक्सीजन को लेकर के इसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्यूमिना में कन्वर्ट कर देगा या एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, और साथ में क्या निकलेगी, बहुत ज्यादा अमाउंट में
हीट निकलेगी। तो इस तरह से भी हम एल्यूमिनियम को क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस से अलग कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमने कार्बन के थ्रू, हाइड्रोजन के थ्रू और इस एल्यूमिनियम के थ्रू क्या किया है, रिडक्शन किया है। ठीक बात। तो इस तरह से जो हमें एल्यूमिनियम यूरेनियम मिलता है, इसको बाद में हम क्या कर लेते हैं, प्योरीफाई कर लेते हैं। ठीक, अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, ये जो हमें यूरेनियम मिलता है, इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये भी सिल्वरी व्हाइट कलर का लक्श्रस मेटल होता है। और प्लूटोनियम तो 6 एलोट्रोपिक फॉर्म्स में रहता था, लेकिन यूरेनियम जो है वो 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स में रहता है, 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स। ठीक है ना। और इसके 3 आइसोटोप्स 3 इसके आइसोटोप्स काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं, वेरी स्टेबल। अब वो कौन कौन से होते हैं, अगर हम इस यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। तो ये जो यूरेनियम के जो 92, ये जो यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं, ये 3 आइसोटोप इसके काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं और इनकी जो हाइफ लाइफ होती है वो भी काफी ज्यादा होती है। इसी वजह से ये यहाँ पर स्टेबल है। अगर हम बोले कि साहब इसकी और प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो और प्रॉपर्टीज में आप बता सकते हो कि ये मेलेबल होता है। मेलेबल आपको मालूम है कि मैंने क्या बताया था कि जो मेटल शीट्स में कन्वर्ट कर दो, और साथ में ये कैसा होता है, ये डक्टाइल होता है, वायर्स में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इसका 1405 K, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट इसका तकरीबन 3773 केल्विन के करीब। तो इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। रिएक्टिविटी की आप बात करो तो काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी एयर की प्रेजेंस में टर्निश हो जाते हैं। और टर्निश भी क्या अलग अलग तरीके से होता है कि पहले अगर ऑक्सीजन की या एयर की वो उसमें रहता है तो पहले ये येलो कलर की लेयर इसके ऊपर आ जाती है, और फर्दर और इसका ऑक्सीडेशन अगर होता रहे और ज्यादा टाइम तक अगर एयर की उसमें प्रेजेंस में ये रहे तो ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जो इसके ऊपर जो टर्निश लेयर होती है, टर्निश होने पर। तो इस तरह से ये शो करता है। इसी तरह से ये क्योंकि हाईली रिएक्टिव है तो ऑक्सीजन के साथ में, ये यूरेनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ में अगर इसको आप बर्न कर दो तो ये क्या करता है, ये वही U3O8 यूरेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ में बहुत जल्दी से रिएक्शन करता है। लेकिन अगर आप इनकी रिएक्शन करवाओ किसके साथ में, डाइल्यूट एसिड्स के साथ, अगर आप इसकी रिएक्शन करवाओगे डाइल्यूट एसिड्स के साथ, चाहे वो H2SO4 हो चाहे HCl हो, तो इनके साथ में ये रिएक्शन क्या करते हैं, बहुत स्लो रिएक्शन करते हैं, स्लो रिएक्शन। ठीक है, लेकिन अगर आप एल्कलीज के साथ में रिएक्शन देखो, एल्कलीज के साथ, तो ये उनके साथ में किसी तरह की कोई रिएक्शन शो नहीं करते एल्कलीज के साथ। और इन ये यहाँ डाइल्यूट के साथ में मैं आप जैसे बता रहा हूँ कि स्लो रिएक्शन करते हैं, लेकिन अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स ले लिए, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लिया या कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लिया, तो इनके साथ में ये बहुत रैपिडली रिएक्शन करते हैं, रैपिडली रिएक्शन। ठीक है, H2SO4 के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड देते हैं, नाइट्रोजन के साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ये इनके साथ में काफी अच्छे से रिएक्ट करते हैं। तो ये थे आपके यूरेनियम। अगर इनकी प्रॉपर्टीज पर अगर आप जाओ कि साहब किस तरह की प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं, तो ज्यादातर हम इसको यूज करते हैं कहाँ पे, न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में, क्योंकि आपको मालूम है कि ये हाईली फिशनेबल होता है, बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है, रेडियो एक्टिविटी इसकी काफी ज्यादा है और लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको हम एज अ न्यूक्लियर फ्यूल काम में लेते हैं। मेटेलिक यूरेनियम हो या कार्बाइड्स हो, इनको हम कैटलिस्ट की तरह भी यूज करते हैं। जो हमारा हार्बर प्रोसेस होता है, सॉरी हैबर प्रोसेस होता है, हैबर्स प्रोसेस जो अमोनिया को बनाने के लिए हम काम में लेते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, वहां पे एज अ कैटलिस्ट हम काम में लेते हैं किसको, वहां पे हम लेते हैं जो यूरेनियम, मेटेलिक यूरेनियम है, मेटेलिक
मेटेलिक यूरेनियम और साथ में यूरेनियम का जो कार्बाइड है वो, ठीक है ना। तो कार्बाइड हो या मेटेलिक यूरेनियम हो, इसको एज अ कैटलिस्ट हम काम में लेते हैं।